और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत। तो मोदी जी जो 5 साल घूमे हैं उसका फायदा आने वाले टाइम में सबको मिला और मिल ही गया है। आपको मैं दिखाया, उदाहरण दिखाया। तो क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। मोदी चाहिए, मोदी। रिसेंटली मैंने काफ़ी लोगों को अपने आसपास ऐसा बोलते हुए सुना दैट इंडिया वर्ल्ड लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो गया है एंड उनका मानना है कि ये सब लास्ट 10 इयर्स में हुआ है करंट गवर्नमेंट की लीडरशिप में। अब यहाँ दूसरे साइड के भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं, करंट गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, उनका पब्लिसिटी है। ये दोनों बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट सुन के मेरे को लगा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ रिसर्च करूँ एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि रियलिटी आखिर कहाँ पर है। मैंने उस पर कुछ रिसर्च करी और मेरे कुछ इंसाइट्स मैंने उस पर प्रिपेयर करे। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जो रिसर्च में मेरी निकल के आया मैं सारे दोस्तों को कॉल लगाता और उनको बताता, देख भाई तुम लोग जो उस दिन बोल रहे थे मेरी रिसर्च ऐसा कहती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उन सबको कहीं डॉक्यूमेंट कर लूँ और एक साथ सबके साथ शेयर कर दूँ। अब क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैं अपलोड करूँगा और जिसको जो बोलना है वो उस पर कॉमेंट कर। कमिंग टू द टॉपिक, हमारी आज की एनालिसिस का टॉपिक है कि क्या इंडिया वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है लास्ट 10 ईयर्स में। इसको एनालाइज करने के लिए हम इंडिया की ग्रोथ को 2 पार्ट में कंपेयर करेंगे। वन इज लास्ट 10 इयर्स की ग्रोथ, सेकंड इज उससे पहले की ग्रोथ। सबसे पहले आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग है या नहीं स्ट्रांग है, ये कैसे पता लगता है। मेरी रिसर्च में निकल के आया देयर आर लार्जली 3 पैरामीटर्स। पहला इकोनॉमिक पावर, दूसरा मिलिट्री पावर, तीसरा पॉलिटिकल पावर। लेट्स स्टार्ट विद पहला वाला पैरामीटर विच इज इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक पावर किसी कंट्री की ज्यादा है या कम है ये हम कैसे पता करें। तो लार्जली ये जीडीपी के टर्म्स में मेजर करी जा रही है वर्ल्ड में। ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में देयर आर सम ग्रुप्स विच सेज कि जीडीपी ना मेजर करके हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ग्रीन जीडीपी के एनवायरनमेंट का भी कितना आप हार्म कर रहे हो वो कंसिडर करते हुए मेजर करना चाहिए। बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्रीन जीडीपी अभी उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं आए हैं। तो लार्जली पूरे वर्ल्ड में जो भी कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी कम स्ट्रांग है, वो जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी के अराउंड हो रहा है। उसके लिए मैं आपको एक ग्राफ शो करना चाहूंगा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं इसमें 3 चार्ट्स आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर जो है वो जीडीपी एब्सोल्यूट नंबर्स में है कि हमारी जीडीपी इन नंबर्स इन बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स में कैसे वो अमाउंट कैसे ग्रो हुआ है ओवर द इयर्स। सेकंड जो आप चार्ट देख रहे हैं वो पर कैपिटा जीडीपी है विच इज टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। एंड थर्ड जो आप चार्ट देख रहे हैं जो कि बार चार्ट है वो ग्रोथ रेट को मेजर कर रहा है कि एवरी ईयर हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा है। तो अगर मैं पहला और दूसरा चार्ट देखूं तो वो थोड़ा सिमिलर सा पैटर्न दिखाते हैं कि हम लोग 1990 के अराउंड तक बहुत ही स्लो ग्रो कर रहे थे एंड 90 to 2000 हमने थोड़ा सा पेस पकड़ा एंड 2000 के बाद से जो 2000 से 2010 का मैं पीरियड अगर देखूं तो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। हम वहां पे एकदम से ऊपर बढ़ने लगे हैं। इसका काफी हद तक रीजन 91 में जो लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 91 के बजट में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो रिफॉर्म्स हुए थे उसका इम्पैक्ट जो ओवर द इयर्स आया है और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। कंसिस्टेंटली हम लोग जो पहले 3, 4, 5, 6% के अराउंड ग्रो कर रहे थे वो हम 7, 8 से 10%, इवन कुछ क्वार्टर्स में हम 11, 12% तक भी ग्रो करे हैं। अगर मैं पहले दोनों ग्राफ को समराइज करूं तो हम लोग टिल 1990 बहुत स्लो ग्रो कर रहे थे। 90 के बाद टिल 2010-12 हम लोगों का एकदम से पीक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का टाइम आया एंड उसके बाद से भी हम लोग मोरलेस उसी रेट पे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप 2010 के बाद का या 14 के बाद का भी अगर मैं चार्ट देखूं तो हम लोग जो उसी रेट पे जो जिस स्लोप से ये ग्राफ ऊपर उठ रहा था लगभग उसी स्लोप से आगे भी उठ रहा है। कुछ छोटे मोटे डिप्स हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स लाइक रिसेशन एंड ऑल। एंड एक 2020 के पास में आपको कोविड का वाला डिप दिखेगा जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड था। नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्राफ जो कि ग्रोथ रेट दिखाता है। इससे हमें एक बात पता लगती है कि पहला तो
ऑलमोस्ट सारे ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग पॉजिटिवली ग्रो करें। मतलब हमारी ऑलमोस्ट, अगर मैं 5 ऐसे ईयर्स हटा दूं तो ऑलमोस्ट हर साल इंडिपेंडेंस की 1950 से लेके आज तक हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। वो 5 जो केसेस हैं उसमें 2 वॉर वाले टाइम वाले केसेस थे, जब हमने आई थिंक 65 एंड 72 में हमारी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, बिकॉज वी फॉट अ मेजर वॉर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ अ वेरी नेसेंट रिसेंटली इंडिपेंडेंट कंट्री। वो 2 केसेस थे। 2 ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से केसेस थे, जहां ग्लोबल रिसेशन था तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गया था। ये आता है 79 के अराउंड। एंड लास्ट 1979 के बाद कंसिस्टेंटली सारे ईयर पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, एक्सेप्ट 2020 विच इज कोविड वाला ईयर 2020-21, जो पूरे वर्ल्ड में ही वहाँ पे नेगेटिव ऑलमोस्ट ग्रोथ देखी गई थी। तो उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हम ऑलमोस्ट हर साल हमारी जीडीपी पॉजिटिवली तो ग्रो कर रही थी। रेट स्लो था हमारा 91 तक। वो रेट जो हम पहले 4-5% पे ग्रो करते थे वो हम 7-8 पे ग्रो करने लग गए 91 के बाद। पर अगर मैं 2014 और उससे पहले का कंपेयर करूं तो 91 से लेके 2014 तक हम लोग अच्छी स्पीड पे ग्रो कर रहे थे, एंड उसके बाद भी हम अच्छी स्पीड पे ग्रो करें एक्सेप्ट कोविड वाला मैं जो डिप हटा दूं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर मैं समराइज करूं तो क्या लास्ट 10 इयर्स में कुछ बहुत मेजर चेंज हुआ है? नहीं। ये ग्राफ और ये डेटा देख के तो लगता है कि नहीं। हम लोग जो 10 साल पहले भी एक अच्छी स्पीड पे ग्रो कर रहे थे, विच इज अ गुड थिंग, और हम आज भी एक अच्छी स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं। कमिंग टू द सेकंड पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि कोई कंट्री कितनी स्ट्रांग है या कितनी कम स्ट्रांग है, विच इज मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर में फिर से वही सवाल आता है कि आखिर जज कैसे करें कि कौन सी कंट्री की मिलिट्री पावर सबसे स्ट्रांग है, कौन सी सेकंड है, थर्ड है या कौन सी लास्ट है। तो इस पे जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला एक वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर, वो एक इंडेक्स रिलीज, रैंकिंग रिलीज करते हैं हर साल, और उसमें वो बताते हैं कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड में मिलिट्री पावर के टर्म्स में फर्स्ट पर आती है, कौन सी सेकंड पर आती है। इस तरह से उनकी रैंकिंग आ रही है पिछले काफी सालों से। तो इस रैंकिंग को जब मैंने देखा तो इन लास्ट 10 इयर्स 2014 से लेके आज तक हमारी रैंकिंग कंसिस्टेंटली रैंक 4th है। हमसे आगे 3 कंट्रीज है विच आर यूएस, रशिया एंड चाइना। पर ये तो हुई लास्ट 10 इयर्स की बात। 2006 से लेके 2014 तक हमारी रैंक कंसिस्टेंटली 4th है, और ये इंडेक्स रिलीज होना स्टार्ट हुआ है 2005 में। तो पहली बार उन्होंने 2005 की रैंकिंग निकाली थी, उसमें हमारी रैंक 5th थी, और 2006 से हमारी रैंक 4th हुई है, और वो कंसिस्टेंटली आज तक 4th रैंक ही है वर्ल्ड में। हमसे ऊपर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 1, 2, 3 में ऑलमोस्ट सेम कंट्रीज हैं, सेम ऑर्डर में रहती हैं, विच इज यूएस, रशिया एंड चाइना। एक बार कोई आई थिंक 2010 के अराउंड एक बार चाइना सेकंड हुआ था, रशिया थर्ड हुआ था, बट ऊपर 1, 2, 3 में ज्यादा चेंजेस नहीं है। 4th पे कांस्टेंट ही है इंडिया। हमारे नीचे वाली रैंकिंग में काफी शफलिंग होती रहती है। वहाँ पे यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड कुछ टाइम पे इवन पाकिस्तान भी क्लोज आया है, पर वहाँ की रैंकिंग शफल होती रहती है। तो इंडिया की रैंकिंग पिछले 10 साल में या उससे पहले कोई खास चेंज नहीं हुई है। हम 4th पोजीशन पर ही हैं मिलिट्री पावर। अब यहाँ पर मिलिट्री पावर को मेजर करने के लिए मैंने एक और पैरामीटर को कंसीडर करा है, विच इज अ सब पैरामीटर इनसाइड मिलिट्री पावर, दैट इज हमारा डिफेंस बजट। डिफेंस बजट को अगेन एनालाइज करने के लिए मैं कुछ ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। जो आप अपनी स्क्रीन पे ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें 2 चार्ट है। जो ऊपर वाला चार्ट है वो एब्सोल्यूट अमाउंट कितना खर्च करा है फॉर डिफेंस बजट पर्पसेस। जो नीचे वाला ग्राफ है वो बता रहा है एज अ % ऑफ जीडीपी हम डिफेंस पे कितना खर्चा करते आए हैं ओवर द इयर्स। अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाला ग्राफ देखूं तो ये बहुत सिमिलर है जो हमने जीडीपी ग्राफ देखे थे, जो कि थोड़ा सेंस भी बनाता है कि जैसे जैसे कंट्री के पास पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिफेंस को पैसा भी ज्यादा दे पाओगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नंबर है। अब ये वही पैटर्न शो करता है कि 91 तक हम लोग काफी स्लो ग्रो कर रहे थे। एक छोटा सा पीक आया बीच में 90 से जस्ट पहले, और उसके बाद हमारा जो 2000 से 2010 वाला पीरियड है उसमें ही हमने एकदम पेस पिक करी है, एक्सपोनेंशियल टाइप ग्रोथ हुआ है। फिर अगेन थोड़ा स्टेबलाइज था, थोड़ा कम हुआ है, फिर वापस से ग्रो होने लग गया है हमारा। मतलब 2012 के बाद से फिर से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 2014 से अभी तक हम लोग, हमारा डिफेंस बजट अमाउंट जो है वो डिसेंटली ग्रो कर रहा है। एंड उससे पहले के भी अगर मैं ईयर्स देखूं 2000 या 90 के बाद से, तो वो तब भी डिसेंटली ग्रो कर रहा था। तो डिफेंस बजट की ग्रोथ में
कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है. वी वर ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस like 10-15 years before 2014 also and after 2014 also. Now second chart जो है हमारा which is defense budget as a percentage of GDP. यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं. सबसे पहला तो ये कि 62 में चाइना से वॉर हुआ, बुरी तरह से हारे, तो एकदम से हमारा डिफेंस बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज हुआ. तब हमें रियलिटी का रियलाइजेशन हुआ एंड आइडियलिज्म थोड़ा शैटर हुआ. उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ा एक रेंज के अराउंड ही हम ग्रो करे हैं, मतलब वो परसेंटेज 3-3.5 के आसपास ही रहता है. फिर आई थिंक 86 पे एक पीक आता है विच आई वॉज नॉट वेरी श्योर ये पीक क्यों आया. मैंने रिसर्च करा तो मे बी उससे एक साल पहले प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ था एंड इंटरनल इंसर्जेंसी थी एंड यूएस एंड पाकिस्तान बहुत क्लोज हो रहे थे. ये सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं बट नॉट वेरी श्योर. उसके बाद से कंसिस्टेंटली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये कम होता गया है. अगर आप देखोगे तो 91 के बाद भी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है. वो जो ऊपर वाले ग्राफ में अमाउंट बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमी ही ग्रो कर रही थी. तो अगर आप एक कांस्टेंट परसेंटेज भी कॉन्स्टेंटली एलोकेट कर रहे हो तो वो अमाउंट ग्रो होता जा रहा था. 2005, 6, 7 के आसपास में चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज थी, लेकिन ये एकदम से बढ़ता है 2009 में. बिकॉज 2008 में जो मुंबई में अटैक्स हुए टेररिस्ट, उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुए, एनआईए का फॉर्मेशन हुआ और मतलब डिफेंस पे हम काफ़ी खर्चा करने लगे. तो वहाँ पे एक अगेन पीक आया है एंड उसके बाद अगेन थोड़ा स्टेबिलिटी का पीरियड था. तो ये नंबर, ये परसेंटेज डिक्लाइन होता है, फिर से पीक आता है 2020 में क्योंकि गलवान वाला इंसिडेंट होता है एंड फिर वी रैंप अप एंड वी इंक्रीज एलोकेशन टू डिफेंस. अब ये दोनों चीज़ें एनालाइज करने के बाद पहला वाला चार्ट हमने देखा तो हमें पता लगा कि 2014 से पहले भी हम सिमिलर रेट पे ग्रोथ कर रहे थे, अभी भी सिमिलर रेट पे ग्रो कर रहे हैं. नीचे वाला चार्ट हमें एनालाइज करने के बाद पता लगा कि लार्जली जब चीज़ें स्टेबल होने लगती हैं तो हमारा परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट वी स्पेंड ऑन डिफेंस वो कम होने लगता है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड ऑल्सो क्योंकि हम बाकी चीज़ों पे खर्चा करें, हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ये सब चीज़ों पे खर्चा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे. एंड जब कोई थ्रेट हमें दिखने लगता है तो वो परसेंटेज फिर अचानक से बढ़ जाता है. वो ट्रेंड पहले भी देखा है हमने, अभी भी देखा है रिसेंट 2020 का लेटेस्ट. तो अगर समराइज करें मिलिट्री पावर को तो हमारी रैंकिंग हो या ओवरऑल डिफेंस का बजट हो या परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन डिफेंस हो, इनके ट्रेंड्स में लास्ट 10 ईयर्स में 2014 से लेकर अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में और उससे पहले के जो 15 साल हैं, 20 साल हैं, उनमें कोई बहुत मेजर चेंज अगेन नहीं दिखता है. थोड़ा इकोनॉमिक पावर वाला ही सिमिलर ट्रेंड दिखे हैं यहाँ पर भी हमको. कमिंग टू द थर्ड पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ पॉलिटिकल पावर. अब पॉलिटिकल पावर में अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ डू यू जज कि किस कंट्री का ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, किस कंट्री का कम पॉलिटिकल पावर है. एंड यहाँ पे मैंने रिसर्च करा तो पता लगा कि कोई एक नंबर भी नहीं है. जैसे इकोनॉमी में जीडीपी था, मिलिट्री में रैंकिंग था, डिफेंस बजट था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जिसके बेसिस पे हम डायरेक्टली जज कर सके. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बहुत नुआंस्ड है. तो मैंने स्टिल थोड़ी कोशिश करी उसको स्ट्रक्चर में डालने की. एंड पॉलिटिकल पावर पैरामीटर में जो फर्स्ट सब पैरामीटर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अब यूएनएससी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था. जो उसके विनर्स थे उनकी ही काफ़ी ज़्यादा चलती है. इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. परमानेंट मेंबर्स हमेशा वहाँ पे रहते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 2-2 साल के टर्म के लिए आते हैं और उनके वो इलेक्ट होते रहते हैं. अलग अलग लोग वहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज वहाँ पे इलेक्ट होती रहती हैं. अच्छी बात ये है कि लास्ट 10 साल में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर एक बार बना है. लेकिन क्या ये पहली बार था? नहीं, हम इससे पहले भी 7 बार और यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं. अब परमानेंट मेंबर तो हम लास्ट 10 साल में भी नहीं बने, उससे पहले भी नहीं थे. परमानेंट मेंबर में इनफैक्ट कोई चेंज ही नहीं आया है. जब से यूएनएससी बना है तब से लेके आज तक सेम ही 5 लोग परमानेंट मेंबर हैं. नॉन परमानेंट मेंबर हम लास्ट 10 साल में हमें मौका मिला बनने का, हम इलेक्शन जीत के बने काफ़ी कंट्रीज के साथ अपनी डिप्लोमेसी लगा के. पर इससे पहले भी हम 7 बार और नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं. तो यूएनएससी के टर्म्स में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है लास्ट 10 ईयर्स. कमिंग टू द सेकेंड सब पैरामीटर इनसाइड पॉलिटिकल पावर, विच इज की इवेंट्स. अब दुनिया में कोई ऐसे की इवेंट हैं जो कई बार कंट्रीज की पावर डायनेमिक्स चेंज कर देते हैं.
इस पे जब मैंने रिसर्च करा तो पहला की इवेंट जो मुझे लगता है हाईलाइट करना चाहिए वो G20। ये लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ही रिसेंट, अभी लास्ट ईयर में ही हम लोग प्रेसिडेंट थे, हमारे पास प्रेसिडेंटशिप थी G20 की, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो काफ़ी अच्छे तरह से यूज भी हुआ, पब्लिक में भी उसका काफ़ी मैसेज गया, इंडिया में भी काफ़ी अक्रॉस द सिटीज़, ना सिर्फ मेट्रो सिटीज़, इवन अदर देन दैट काफ़ी सिटीज़ में उसकी मीटिंग्स और उसके कन्वेंशंस हुए, जिससे बहुत पॉजिटिव मैसेज गया अबाउट इंडिया अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इनसाइड इंडिया अबाउट इंडियाज पावर। अब G20 में इंडिया बहुत पहले से मेंबर है, प्रेसिडेंटशिप हमारे पास आई विच इज़ अ गुड थिंग, बट अब वहाँ पे एक आर्गुमेंट है जो बोलता है रोटेशन से, वो तो कभी ना कभी तो आनी ही थी, वो अभी आ गई, कोइंसाइड कर गई, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ जज करने के लिए। वो प्रेसिडेंटशिप हमारे पास आई, वो रोटेशन से आनी ही थी नहीं आनी थी, वो सब अलग चीज़ है, बट दिस वाज वन सिग्निफिकेंट इवेंट विच हैपेंड इन लास्ट 10 ईयर्स जो हमें पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा एज अ कंट्री। नाउ व्हाट आर द अदर की इवेंट्स जो हुए जिससे हमारी पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स अराउंड द वर्ल्ड चेंज होती है। एक इवेंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, दैट इज यूक्रेन रशिया वॉर। अब यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर एड भी बनाई गई कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी पापा। उस एड को काफी लोगों ने ट्रोल भी करा कि ये प्रोपेगेंडा था, उसकी काउंटर एड, काउंटर ट्रोल्स, बहुत कुछ चलता है। ये लोग भ्रष्टाचार मिटा के काला धन लाने वाले थे, लेकिन ये लोग तो इनको ही साथ ले रहे हैं। लेकिन वॉर तो रुकवा दी ना पापा। मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स उस पर मिले, एंड सरप्राइजिंगली दोनों आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट के सोर्सेज से ही आते हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन का, जिन्होंने बोला, जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पीएम के कॉल करने पे वॉर रुक गई, तो उन्होंने बोला कि ये कहना कि किसी के कॉल से बॉम्बिंग होल्ड पे डाल दी गई विल नॉट बी करेक्ट। ये एनईए की वेबसाइट पे इसका ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, इंग्लिश में है, आप लोग, मैं लिंक अटैच कर दूंगा, आप जाके रेफर कर सकते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो फॉरेन मिनिस्टर से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ये बात सच है कि पीएम के कॉल करने पे वॉर रुक गई, तो उन्होंने बताया कि पीएम ने दोनों कंट्रीज से कोऑर्डिनेट करके उनको एक रूट मिला जहां से हम अपने लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर सकते थे। हमें एक जगह बताया गया, सिंह अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते। रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस। ये एग्जैक्टली वॉर रुकवा दी कहना मे नॉट बी ट्रू, बट आपको एक ऐसा रूट मिला बिकॉज ऑफ आपकी डिप्लोमेसी, जहाँ पे बॉम्बिंग नहीं हो रही थी या बॉम्बिंग थोड़ी देर के लिए नहीं हुई या उनका करने का प्लान नहीं था, वो आपको सेफली वो रूट मिल गया, आपका काम हो गया, विच आई थिंक इज अ गुड डिप्लोमेसी। बट अगेन द सेम क्वेश्चन कि क्या ये पहली बार हो रहा था? इससे पहले भी और कंट्रीज में वॉर्स हुई हैं, हम लोगों ने तब भी इवैक्यूएशन करे हैं। एक अक्षय कुमार की मूवी थी एयरलिफ्ट, आपने देखा होगा कि गल्फ वॉर के टाइम पे कैसे इवैक्यूएशन हुआ है, तो वो है। और आप और भी सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। इवैक्यूएशन पहले भी होता रहा है, कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने लोगों को बचाना वहाँ से, और वो हमने अच्छा काम करा है इस बार, पर हम वो पहले भी करते रहे। आई ट्राई टू सर्च मोर की इवेंट्स और ऐसे इवेंट्स जिससे पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स वर्ल्ड की चेंज हुई हो, तो मुझे कोई बहुत मेजर इवेंट नहीं मिले। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो इनिशियली पीएम नरेंद्र मोदी के बिगनिंग में टेन्योर में वो यूएस में पार्लियामेंट का सेशन एड्रेस करते हैं, जहां उनको बहुत सारी स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती हैं। बट व्हेन आई रिसर्च आई फाउंड कि उससे पहले के जो पीएम्स थे उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। It is my privilege and I deem it a high honor and personal pleasure to present to you His Excellency Manmohan Singh, Prime Minister of the Republic of India. एंड जो भी और हमारे कंट्री के और दूसरी कंट्री के बीच में जो अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं डिफेंस के, तो उस तरीके के सिमिलर अग्रीमेंट्स पहले भी साइन हो रहे थे। तो कोई बहुत वाटरशेड इवेंट के एकदम से सिग्निफिकेंटली कोई बहुत चेंज होने वाला जिससे पावर डायनेमिक्स चेंज हो जाए, वैसा मुझे इवेंट नहीं मिला। इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, आप कमेंट करके बता देना। नाउ टू रैप अप दिस की इवेंट वाला पार्ट, मैं यहाँ पे दो इवेंट के बारे में और बताना चाहूँगा। ये लास्ट 10 साल के नहीं है, ये हिस्टोरिक इवेंट है, पर मुझे लगता है कि इन दो इवेंट्स के बाद इंडिया का पावर बहुत चेंज हुआ है वर्ल्ड की पावर डायनेमिक्स में। पहला इज बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस, जब आपने एक कंट्री के दो टुकड़े कर दिए और वो कंट्री यूएसए का, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसका फ्रेंड है, एंड आपके पास कोई और कंट्री का बहुत मेजर सपोर्ट भी नहीं था, आपने ये सब अपने दम पे करा। दिस वॉज वन इवेंट जब मुझे लगता है कि आपका पावर वर्ल्ड में बहुत इम्प्रूव हुआ होगा। सेकेंड इवेंट इज पोखरण 1998 में,
जब आपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करा, कहाँ वर्ल्ड की वो जो 5 कंट्रीज हैं उन्होंने बोल के रखा था कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ न्यूक्लियर वेपन सिर्फ हमारे पास ही रहेगा, कोई और नहीं बनाएगा। ये बहुत अनफेयर बात थी, आपने वो ना मानते हुए अपना न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करा। एंड जो बहुत लोगों ने आपको धमकियां दी थी, अमेरिका ने बोला था सैंक्शंस लगाएंगे और बहुत सारी कंट्रीज ने बोला था कि ये सैंक्शन होगा, ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सारी चीज़ें अगले 2-3 साल में आपने वापस नॉर्मलाइज भी कर दी। तो ना सिर्फ आपने वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी बिल्ड कर ली, आपने वो रिलेशंस भी अपने नॉर्मलाइज कर लिए, सो दैट आपकी ट्रेड, इकोनॉमी, बाकी चीज़ें भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो। तो ये 2 इवेंट मुझे हिस्टोरिकली लगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी पावर डायनेमिक्स में इम्प्रूवमेंट लेके आए। सो टू समराइज जो भी हमने यहाँ पे बात करी, तो हमने लार्जली 3 पैरामीटर्स पे बात करी, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल। एंड हमने देखा कि इकोनॉमिक में जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी एंड जीडीपी ग्रोथ रेट लार्जली 10 साल पहले भी अच्छा ही ग्रो कर रहा था, अभी भी अच्छा ही ग्रो कर रहा है, गुड थिंग फॉर अस। हमने मिलिट्री पावर में देखा, हम पहले भी अच्छी पोजीशन पर ही थे, अभी भी अच्छी पोजीशन पर हैं, गुड थिंग फॉर अस। एंड की इवेंट्स में G20 एक अच्छा इवेंट हुआ हमारे, बाकी लार्जली उसके अलावा जो भी इवेंट्स हैं वो पहले भी लार्जली ठीक या अच्छे थे, अभी भी ठीक या अच्छे ही हैं। मुझे लगता है कि हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत ही वन मोमेंट ग्रोथ नहीं है, वो एक रिले रेस है जो बहुत सालों से चल रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद से हमने पहले फंडामेंटल्स बिल्ड करे, हमने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करे, IIT IIM टाइप के, हमने और भी तमाम ISRO और तमाम चीज़ें हमने बिल्ड करी। फिर हमने उसके बाद अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा कि जिससे प्राइवेट कंपनीज आके हम उनका मुकाबला कर पाए। एंड नाउ वी आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और हम उस पर बहुत कैश इन कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ टाइम पॉलिटिशियंस सेज कि भाई लास्ट 10 साल में हमारी इकोनॉमी जो है वो डबल ट्रिपल हो गई है, बट अगर आप ग्रोथ रेट देखो तो वो कांस्टेंट है। तो उससे पहले वाला पीएम भी ये बोल सकता था कि लास्ट 10 साल में हमारी चीजें, इकोनॉमी डबल ट्रिपल हो गई है, क्योंकि कंपाउंडेडली चीजें बढ़ रही हैं। तो आप कभी भी जाके बोल सकते हो कि लास्ट 10 साल में हम 2-3 से ग्रो कर गए। 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 तिया 63 एकदम में 6362 पर चला गया, 1 से शुरू किया, इस तरह से बढ़ता है। तो ये तो एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर परफॉर्मेंस है। इस चीज को समराइज करने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। तो इंडियन क्रिकेट में सौरव गांगुली जब कैप्टन बने, उन्होंने टीम को बिल्ड करा, अच्छे प्लेयर्स को छांट के लेके आए और एक टीम में एक अच्छी स्पिरिट आई, फाइटिंग स्पिरिट आई, हम ओवरसीज मैचेस जीतने लगे। have won the NatWest series. उस चीज को, उस लेगेसी को कंटिन्यू करा ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले, एंड फाइनली MS धोनी की कैप्टनसी में हमें एक बहुत अच्छे फ्रूट्स देखने को मिले। अब MS धोनी कैन नॉट से कि उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। MS धोनी डजंट से दैट, क्योंकि क्रिकेट में इलेक्शन नहीं होते, उन्हें गांगुली के अगेंस्ट कंटेस्ट नहीं करना, उन्हें गांगुली को नीचा नहीं दिखाना। पर पॉलिटिक्स में क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, तो ये शायद उन लोगों के जॉब का एक पार्ट है कि आपको पहले वाले को, आपका जो प्रेडिसेसर है, उसके काम को छोटा दिखाना पड़ेगा। बट हमें एज अ सिटीजन समझना चाहिए कि किसका इस ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मैंने वही कोशिश करी है ये बनाने की, आपको ठीक लगे तो बताना, कुछ पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो ज़रूर बताना। मेरी नॉलेज कोई परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी, बहुत सारे ऐसे एंगल्स हो सकते हैं जिससे मैं सोच नहीं पाया या मेरे को मिले नहीं ड्यूरिंग माई रिसर्च, तो आप मेंशन करके बताओ एंड लेट्स स्टार्ट अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है, आपने इतना बड़ा वीडियो देख लिया पूरा। एंड सेकेंड चीज़ यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थर्ड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको वीडियो के बारे में जो भी लग रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यार अगर इन सब चीज़ों पे हम आपस में बात नहीं करेंगे फिर तो बात ही नहीं बनेगी ना यार। इतनी गर्मी है भाई, बिना पंखे के रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल होता है, और ये मेरे से एडिटर ने ना फोर्सफुली करवाया, मेरा बिल्कुल मन नहीं था।